right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में यहाँ से फिर से लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन्य जीव और वन्य अभ्यारण्य और वन के बारे में। ठीक है, तो यह वीडियो वीपीडीओ एनटी जो लोअर पीसीएस है उसके लिए, ठीक है, पीसीएस के लिए, आपके आने वाले सभी विज्ञान जो है पटवारी, लेखपाल, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक प्रश्न कम से कम देखने को जरूर मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इससे पहले मैं पीसीएस, लोअर पीसीएस और एफआरओ यानी कि फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का जो पेपर है वो अपलोड कर चुका हूं, उसे जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी पुरानी सीरीज़ देखना चाहते हो आप, अगर जो मेरी परीक्षा वाणी सीरीज चल रही है उसका अगर पहला पार्ट अगर देखना है तो उससे पहले के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे आपको, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, कोई प्रश्न गलत लगे तो आप जरूर उसको कमेंट कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर है देहरादून। ठीक है, तो पीसीएस प्री और 2012-2010 में आया हुआ है, ये हमेशा आता है एक प्रश्न यहाँ से। तो वन अनुसंधान शोध संस्थान की बात करें तो सन 1878 में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थापना देहरादून में की गई थी। ठीक है, तो ये देश का प्रथम वन महाविद्यालय बनाया गया था उस समय, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। इसके बाद 1884 में यानी कि सन 1884 में हम अगर देखें तो 84 में क्या हुआ था, इसका नाम बदल दिया था, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रख दिया गया था। 1906 में इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम एफआरआई बोलते हैं। तो इसके बाद जब ये आज़ाद हुआ देश तो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एफआरआई इसका नाम कर दिया गया था। ठीक है, 1906 में इसका नाम क्या रखा गया था? रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 2006 में इसने अपनी सिल्वर जुबली बनाई थी। ठीक है, तो 2006 में वन अनुसंधान संस्थान ने जो बनाई थी अपनी, वो क्या बनाई थी? प्लेटिनियम जुबली बनाई थी। 1991 में वन अनुसंधान संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये है आपका वन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना सन 1878 में सबसे पहले देहरादून में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, उत्तराखंड राज्य के किस जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी चमोली जिले से। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। जो उस समय 23 वर्षीय महिला थी, उसका नाम था गौरा देवी, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। कहते हैं इसमें वनों की सुरक्षा, पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए पेड़ों से चिपक जाया करते थे, जाकि कोई अगर काटने आता था तो पेड़ों से लिपट जाया करते। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत अगर हम देश में देखें तो सबसे पहले माना जाता है कि चिपको का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले राजस्थान में आया था, राजस्थान से शुरू हुआ था। बट उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसको फेमस करने के पीछे दो लोगों का बहुत हाथ है, एक तो सुंदरलाल बहुगुणा और एक चंडी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था, और चंडी प्रसाद भट्ट को सन 1982 में 1982 कब मिला था? 1982 एक क्वेश्चन पूछा गया है, रमन मैक्से से पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को इसीलिए दिया गया था। ठीक है ना, तो बहुगुणा जी का भी हाल ही में देहांत हो गया है, उनके बारे में और भी जो फैक्ट हैं वो आप पढ़ लेना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थान घोषित है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नंदा देवी बायो रिजर्व जो है आपका, इसकी स्थापना जो की गई थी चमोली में की गई थी। ठीक है, चमोली में इसकी स्थापना हुई थी। और नंदा देवी जो है इसकी स्थापना की थी सन 1982 में। ठीक है, 624 वर्ग किलोमीटर इसकी आपका पूरा एरिया है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और इसको सन 1988 में 1988 में जो क्या कहते हैं नंदा देवी है, उसको 1988 में क्या कर दिया गया था? जैव मंडल आरक्षित सुरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित किया था। ठीक है, इसमें से एक और है 2005 में जिसको बनाया गया था, फूलों की घाटी है, जिसको 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। ठीक है ना, चलिए कार्बेट पार्क की बात करें यहाँ पर, तो ये सबसे पहला पार्क है हमारे पूरे देश का, जो 1936 में बना, और इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। उसके बाद 1957 में इसका नाम रख दिया गया था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये जो है 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, करंट अफेयर यहाँ पर अभी कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, 50 हमारे टाइगर रिजर्व हैं टोटल भारत में। उन 50 टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो कार्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, तो एक इस नई नॉलेज के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
राजा जी के बारे में बता दूं, यहाँ पर राजा जी उद्यान के बारे में। राजा जी राजगोपालाचारी के नाम से इनको जो स्थापना की गई थी, राजा जी हैं। 1983 में किया गया था इसका फॉर्मेशन। अभी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में। तो राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना जो है आपका, ये भी आपके राजगोपालाचारी के नाम से की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले। तो आगे अभी मिलते रहेंगे हमें। अब भोजपत्र वृक्ष बर्च जो होता है वो मिलता है, ये मिलता है हिमालय में। ठीक है, बहुत ऊंचाई पे हिमालय में मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व जो इसमें से है, निम्नलिखित में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो वो हो जाएगा इसमें से कॉर्बेट नेशनल पार्क। सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के दौरान इसे कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, तो 1973 में भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित इसको किया गया था। ठीक है, और राजा जी नेशनल पार्क फिर आ गया है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। सन 1983 में स्थापित है। 820 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 3 जिलों में है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका मुख्यालय इसका जो देहरादून में है, लेकिन ये 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर देते हैं यहाँ पर। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चमोली में, ठीक है, चमोली में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जोशीमठ में है। आगे बढ़ते हैं बिनसर में। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें अगर हम बिनसर की, तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। अल्मोड़ा का जो बिनसर क्षेत्र है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये 1988 में बना है और 1980 जो बिनसर है 1988 में इसको बनाया गया है। मात्र 47 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, अल्मोड़े में स्थित है। ठीक है ना, चले अगला है भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो स्थित है ये भी आपका कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ठीक है ना, वन्यजीव संस्थान। अगला हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है रिंगाल से। ठीक है, रिंगाल नाम की घास है, इससे बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में है? तो द्यारा बुग्याल है। बेदनी बुग्याल का हम बात करें, बेदनी जो सेकंड ऑप्शन है बेदनी बुग्याल, ये आपका चमोली में है और रूपकुंड के पास। ठीक है, माना जाता है कि यहाँ पे वेदों का निर्माण हुआ था, वेदों को लिखा गया था और यह सबसे बड़ा बुग्याल माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बगजी बुग्याल, चमोली में है, पिंडर और केल के बीच में पाया जाता है। हिमालय का सबसे बड़ा जो भव्य दर्शन होता है बगजी से ही होता है। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको शांत घाटी में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद फूलों की घाटी में देखने को मिलती है। ठीक है, रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे रहा है? तो ये रहा है आपका चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत मैंने बताया था सन 1974 में होती चमोली से। ठीक है, गौरा देवी द्वारा। अगला है आपका उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो वृक्ष मानव के नाम से विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी पेड़ लगाए हैं, हमेशा पेड़ों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। 1948 में एक यहाँ पर घटना घटी थी जिसको हम बोलते हैं नागेंद्र सकलानी। तो उनके भाई थे नागेंद्र सकलानी के। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला है लीसा प्राप्त होता है। तो लीसा होता है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, पाइन। ठीक है, लीसा टिपाने का कार्य सबसे पहले 1890 में किया गया था। तो अगर आपको अच्छी लग रही जानकारी तो एक लाइक तो इस जानकारी के लिए बनता ही है। सन 1890 में सबसे पहले लीसा टिपाना लीसा पेड़ों से निकालना सबसे पहले 1890 में शुरू किया गया था कुमाऊं में। अगला है उत्तराखंड में जड़ी बूटियों से प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? तो सब 500 जड़ी बूटियाँ यहाँ पर उत्तराखंड में मिलती है। लगभग 500 जड़ी बूटियाँ यहाँ पर उत्तराखंड में मिलती है। ठीक है, अगला है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम नेशनल पार्क। जिम राष्ट्रीय पार्क जो है आपका ये बनाया गया था सन 1936 में और इसको तब हेली नेशनल पार्क के रूप से सर हेली के नाम से रखा गया था। उसके बाद इसका नाम स्वतंत्रता के बाद कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क और उसके बाद सन 1957 में कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अगला है सत्य कथन का चयन कीजिए है 15वां क्वेश्चन। सत्य कथन आपको चुनना है इसमें से। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में साल व उसकी सहचर प्रजातियों शीशम, खैर, आसना, जामुन आदि प्रजातियों से आच्छादित घने जंगल और घास के मैदान हैं। बिल्कुल सही है इसका जो ऑप्शन है ये वाला। इसके बाद है आपका सेकंड वाला, हिमालय कस्तूरी परियोजना भारत सरकार के सहयोग से केदारनाथ अभियान शुरू किया। बिल्कुल सही है और इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे यहाँ पर और इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। देखो यहाँ पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में साल और उसकी सहचर प्रजातियाँ बहुत पाई जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं केदारनाथ अभियान यहाँ पर जब आया है तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में सन 1972 में बनाया गया था। उसको बनाने का जो मेन कारण था वो था कस्तूरी मृग परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले इसी को रखा गया था। ठीक है, ये सबसे
सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, 957 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये बहुत एक बार पूछा गया है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, तो ये है आपका केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांज। ठीक है, बांज जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाज को हम हरा सोनाई बोल देते हैं यहाँ पर। और बांज के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको क्या कहते हैं, शिव की जटाएं या शिव के से भी इसको जोड़ा जाता है, शिव भगवान से। ठीक है, तो बांज जो है यहाँ का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है जो पानी के साथ साथ हमको पशु चारा उपलब्ध कराता है। मतलब इसकी जो लकड़ी है बहुत टिकाऊ होती है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती है बांज की लकड़ी। ठीक है, तो ये घर के कामों में भी यूज की जाती है और इसके अलावा और चीज़ों में इसका यूज होता है। ठीक है, तो बांज जो है आपका बहुत कीमती लकड़ी मानी जाती है। अगला है यहाँ पर सत्य कथन चुनिए, फिर आ गया दूसरा। उत्तराखंड में जट्रोफा कार्कस अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों में और घाटी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ममीरा हिमालय क्षेत्र के 700 फीट की ऊंचाई तक की ऊंचाई में पाया जाता है, जिसकी जड़ें पीले रंग की होती है। बिल्कुल सही है, इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। उत्तराखंड में काचुला खर्क है, उत्तराखंड में काचुला खर्क क्या है, ये एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ठीक है, तो काचुला खर्क जो है इसकी स्थापना, जो काचुला खर्क बनाया गया था सन 1982 में ही, जब कस्तूरी मृग फार्म की योजना बनाई गई थी 1980-81 में, तो 1982 में चमोली में काचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई थी। अगला है राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले घटते क्रम में है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है शुरुआत कहाँ से होती है, देखो सबसे पहले पौड़ी में है। सर्वाधिक जो वन है हमारे वहाँ पर जो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो कहाँ है, पौड़ी में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा खुले वन। प्रतिशत के रूप में नैनीताल है, बट खुले वन की बात कर रहे हैं, पौड़ी आपका सबसे हो जाएगा। 3271 के आसपास वर्ग क्षेत्रफल में ये फैले हुए हैं। उसके बाद उत्तरकाशी आता है, उत्तरकाशी का 3144 ठीक है क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका जो भी इसमें हेक्टेयर वगैरह जो हम नापते हैं। इसके अलावा नैनीताल में हो जाएगा आपका 3088, लेकिन अगर प्रतिशत की बात करूं तो 72% सबसे ज़्यादा नैनीताल में है। उसके बाद आपका चमोली का नंबर आता है, चमोली जो है हमारा यहाँ पर 2698 इसका क्षेत्रफल है, वन का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे आता है जिले के कुछ क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है, मैंने अभी बताया आपको, नैनीताल हो जाएगा। नैनीताल का लगभग 72.64% है। सब सर्वाधिक परसेंटेज में अगर हम बात करेंगे तो जंगल आपके नैनीताल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ठीक है, अब प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम देखें यहाँ पर जो सबसे कम कहाँ पर है, तो उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में सबसे कम इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर एक तो खेती वाला वो क्षेत्र है पूरा का पूरा, 22.19% ही यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम है। राज्य में सर्वाधिक सघन वन मिलते हैं, तो सघन वन जो मिलते हैं आपके सर्वाधिक राज्य में जो डेंसिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में क्योंकि प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर सघनता बहुत ज़्यादा है, 72% सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर राज्य में सर्वाधिक मध्यम सघन वन पाए जाते हैं, तो मध्यम सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पौड़ी में। मध्यम सघन वन जो है वो पौड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो 61% है इसके, लेकिन परसेंटेज में चंपावत इससे आगे है। अगला है राज्य में सर्वाधिक सघन अति मध्य वन पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पौड़ी में। ठीक है, तो 24 का भी ए है, 23 का भी ए है। अगला है आपका राज्य में सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं, तो ये भी आपका पौड़ी में। पौड़ी में सर्वाधिक खुले वन देखने को मिलते हैं, इसका क्षेत्रफल 3271। अगला है राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत गढ़वाल मंडल में है, तो लगभग जो गढ़वाल मंडल में हमको वन देखने को मिलते हैं वो है 60%, तो 60% वन जो है वो आपके गढ़वाल मंडल में है, शेष कुमाऊं मंडल में पड़ते हैं। ठीक है, अगला है राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुमाऊं मंडल में है, तो लगभग 40%, जब 60 गढ़वाल में है तो 40 कुमाऊं में है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल के कुल वन क्षेत्र में से सर्वाधिक है, तो गढ़वाल मंडल के कुल वन क्षेत्र में से सर्वाधिक कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये पौड़ी में। सर्वाधिक खुले वन पौड़ी में है। कुमाऊं मंडल के कुल वन क्षेत्र में से सर्वाधिक कहाँ मिलेगा आपको, नैनीताल में मिलेगा। नैनीताल में आपको पता 3271 है और आपको 3088 है, 3088 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रफल, और इसका 72% जो है टोटल है, तो सर्वाधिक आपको ऑब्वियसली कहाँ मिलेगा, नैनीताल। निम्नांकित सूची से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है यहाँ से कौन सा है, तो आपका कार्बेट हो गया। ठीक है, आप कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हो गया, बाकी सब बाहर के हैं। अब करना है सुमेलित। ठीक है, सुमेलित करना है आपको वनों के बारे में कि ये जो वन है
कहाँ कहाँ पर कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ठीक है 31 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो उपोष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं वो 7 से 50 से लेकर 1200 पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे आपको तराई भावर वाले इलाके में। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की बात करें तो 1500 से कम मीटर के ऊंचाई पे पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन 1500 से की जो 1500 मीटर की ऊंचाई होती है वहाँ तक पाए जाते हैं। कोड़धारी वन जो होते हैं वो आपको 900 से लेके 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाएंगे, यानी कि और हाइस्ट में जाएंगे तो आपको कोणधारी वन पड़ेंगे, जैसे चीड़, आपका चीड़ मिल जाएगा, देवदार मिल जाएगा, ये आपको वन देखने को मिलते हैं। राज्य में सर्वाधिक 28.8% वन कितने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाता है वो था 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। तो ये मिलते हैं आपको 28% वन जो होते हैं आपका ये 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर, अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। फिर आपको सुमेलित करना है, और सुमेलित क्या करना है आपको कि वन प्रकार और उनकी वनस्पतियाँ, ठीक है ना, ये सुमेलित आपको करनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम देखते हैं यहाँ पर, पहले चलो छोटा कर लेते हैं 33 वाला जो है। अब देखो पर्वतीय शीतोष्ण वन जो होते हैं उसको बोलते हैं स्प्रूफ और देवदार, बिल्कुल सही है। अल्पाइन वन होते हैं बुरास और कंपलानुटास लाटस, और टुंड्रा होते हैं लिचेन और काई, और कोणधारे होते हैं चीड़, ठीक है। तो इसका 1 2 3 4 ही सही हो जाएगा, जहाँ पर जो फर्स्ट वाला आंसर है वही आपका इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए राज्य के वनों में पाई जाने वाली प्रमुख औषधि है, तो ये सभी हैं। अश्वगंधा पाई जाती है, शतावरी पाई जाती है, कचरी पाई जाती है। सुमेलित करना है फिर आपको, ठीक है ना। यहाँ पर चीड़, बबूल, खैर, भोजपत्र, किससे क्या निकलता है, चीड़ से निकलता है तारपीन, ठीक है, ये तो आपको पता है तारपीन उसी से निकलता है। बबूल से रंग व पॉलिश करने वाली चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद खैर जो होता है, खैर से बनाता है कत्था, और भोजपत्र से बनता है कागज, ठीक है। तो इसका 1 2 3 4 इसका भी सही होगा, फर्स्ट वाला। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है, अभी मैंने बताया था बांज को, बांज को शिव की जटा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आपका उत्तराखंड का हरा सोना भी इसको कह देते हैं। बांज वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार का वृक्ष है, तो बांज जो है आपका जो आपको देखने को मिलेगा ये मिलता है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वन के पेड़ होते हैं, क्योंकि बांज उस ऊंचाई पर पाया जाता है जहाँ पर आपका ठंड बहुत होती है, ठीक है। तो शीतोष्ण वन में आपका बांज होता है, स्प्रूस होता है, फर हो जाते हैं, तो चीड़ भी नीचे नीचे को पाया जाता है, तो इस प्रकार की यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है चरक संहिता के औषधि और जड़ी बूटियों वाले क्षेत्र उत्तराखंड को किस नाम से बताया गया है, तो ये बताया गया है आपका इसका सही आंसर जो हो जाएगा वानस्पतिक बगीचा कहा गया चरक संहिता में, ठीक है। चरक संहिता में क्या कहा गया इसको, वानस्पतिक बगीचा। चरक संहिता में हिमालय को क्या नाम दिया गया है, तो हिमालय का जो नाम दिया गया चरक संहिता में वो है हिमवंत और औषधम भूमि। अगला आता है 40 वाला, सुमेलित करना है आपको कि कौन से किसके उपचार के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए किल्मोड़ा का जो करते हैं उपचार करते हैं किल्मोड़ा का, तो पीलिया के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी जड़ जो होती है पीलिया रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। घोड़ चक्र जो होता है वो अतिसार के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। मरोड़ फली जो होता है सर्प विष के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, जब किसी को सर्प ने डस लिया हो तो उसके लिए मरोड़ फली। चिरायता जो होता है ज्वर के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के निर्देशन में बेलाडुन्ना की खेती कब की गई थी, सन 1903 में। सबसे पहले सन 1903 में बेलाडुन्ना की खेती जो की गई थी कुमाऊं क्षेत्र में की गई थी। जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई थी, तो भेषज सहकारी संघ ये जो स्थापना की गई है जिलेवार, इसकी स्थापना की गई थी सन 1980 में, ठीक है, भेषज सहकारी संघ की। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड स्थित है, तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो स्थित है 43 का, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पर, ऋषिकेश में, ठीक है। ऋषिकेश में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड देहरादून में स्थित है। अगला है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, आयुर्वेद वाला जो है ताड़ीखेत में है, ठीक है। तो आयुर्वेद वाला है वो आपका ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। अगला है आपका कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, अब जो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है ये रानीखेत अल्मोड़ा में है, ठीक है, अल्मोड़ा रानीखेत में। अगला हो जाएगा 46 हो जाएगा इसमें देखते हैं, फिर आपको मिलाना है कि संस्था और स्थिति इसकी बतानी है, ठीक है। 46 का, तो 46 का देखना है हमको। जड़ी बूटी शोध संस्थान जो है वो आपका गोपेश्वर चमोली में है, ठीक है। औषधीय व सुगंधित पुष्प संस्थान जो है पंतनगर में है, सीमैप। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, और आपका उच्च स्तरीय
शोध संस्थान जो है वो श्रीनगर पौड़ी में है। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही होगा, यानी कि 1 2 3 4। अगला है राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस अधिनियम द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 47 का वन प्रबंध अधिनियम सन 1982। ठीक है। अगला है राज्य में हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है। हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है आपकी मुनि की रेती में। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया है। हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया है वो दिया गया अपने उत्तराखंड को। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य द्वारा बनाई गई वन नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसका सब सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जैव वानिकी भी है, कृषि वानिकी भी है और जैव विविधता को बढ़ावा देना भी है। सन 1865 ईस्वी में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन बनाए गए थे। तो ये थे डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट ब्रैंडिस। ठीक है। जो सन 1865 में पहला वन अनुसंधान संस्थान बनाया गया भारत में, तो उसके निरीक्षक डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट ब्रैंडिस बनाए गए। इन्हीं के नाम से जो FRI का जो गेट है उसका नाम डिस्ट्रिक्ट ब्रैंडिस गेट है। ठीक है, याद रखना। अगला निम्नलिखित स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में किस राजा के समय एक वन कानून लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर जो यहाँ पर होगा 52 का, वो होगा आपका नरेंद्र शाह के समय में इसको लाया गया था। चिपको आंदोलन का आरंभ माना जाता है। चिपको आंदोलन का माना जाता है सन 1974 से। ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपका 1974 में चमोली से, गौरा देवी के नेतृत्व में। चिपको आंदोलन का आरंभ गौरा देवी द्वारा किस स्थान से किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 54 का, वो हो जाएगा चमोली के गोपेश्वर से। क्या है जंगल के उपकार, मृदा, पानी और बया जिंदा रहने के आधार। तो यह नारा किससे संबंधित है 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से यह संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो गौरा देवी है, इसमें आपका सुंदरलाल बहुगुणा है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी नहीं है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है। अगला है वन प्रबंध अधिनियम सन 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। तो जो जड़ी बूटियां हैं जो विलुप्ति के कगार पर है, इनको प्रतिबंधित किया गया है 114 लगभग। अगला है पानी राखो आंदोलन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। पानी राखो आंदोलन का संबंध जो है वो आपका किस क्षेत्र से संबंध है बताना है आपको। तो उफरे खाल में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर वनों की कटाई को रुकवाने वाले प्रकृति प्रेमी हैं। तो प्रकृति प्रेमी जो थे वनों की कटाई रुकवाने वाले वो थे आपका सच्चिदानंद भारती। ठीक है। सच्चिदानंद भारती ने ही यहाँ पर इसको शुरुआत किया था, दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा आता है। अगला है रक्षा सूत्र आंदोलन वर्ष 1994 में किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। तो रक्षा सूत्र आंदोलन जो हुआ था आपका टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में इसको शुरू किया गया था, सुरेंद्र भाई द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन को। ठीक है ना। तो इस आंदोलन का मुख्य कारण था ऊंचाई के वृक्षों के कटान पर लगे प्रतिबंध के हट जाने पर उत्तर प्रदेश वन विभाग जो था उसके द्वारा चिन्ह करके उनको काटने की अनुमति जो दी गई थी। उसके कारण क्या करता, तो लोगों ने क्या किया था, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांध दिए थे। ठीक है, जैसे हम हाथों में रक्षा बांधते हैं तो वैसे रक्षा सूत्र बांध दिए थे और वृक्षों के कटान के लिए उसमें रोका गया था। ठीक है। तो आंदोलन के कारण आज तक जो वहाँ के जंगल हैं, रयाले के जंगल, उनके चिन्ह अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन इस आंदोलन के दौरान आज भी उनको काटा नहीं जा सका है। किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियाँ ही होती हैं। तो वो मैती आंदोलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैती आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी, ये की गई थी आपका 1996 में। और ये एक टीचर थे उस समय ग्वालदम में टीचर थे, इनका नाम था आपका कल्याण सिंह रावत। तो इन्होंने शुरुआत की थी, छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया था बेदनी बुग्याल के। जब बेदनी बुग्याल गए थे तो वहाँ के वनों की देखभाल के लिए जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत तल्लीनता से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक आइडिया यहाँ पर निकाला, इसको मैती आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के तहत आज भी क्या होता है, विवाह समारोह के दौरान वर वधु द्वारा पौधों का रोपण किया जाता है। शादी से पहले वधु जो होती है, यानी कि जो दुल्हन होती है, वो अपने वहाँ पेड़ लगा के जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसकी सिंचाई उसके घर वाले करते हैं। तो आज भी मैती दीदी करके एक मैती संगठन है जिसका संचालन जो करती है उसको मैती दीदी कहा
कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, ठीक है ना। तो कल्याण सिंह रावत ने बहुत से वन लगाए। इन्होंने नंदा वन की स्थापना करी थी, शौर्य वन लगाए थे इन्होंने जब करगिल शहीद हुए थे 1999 में, तो उस समय शौर्य वन और नंदा वन का भी इन्होंने वहाँ पर रोपण किया था, ठीक है। अगला है पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान की स्थापना की गई है। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की जो स्थापना की गई है, यह स्थापना की गई है आपका कटारमल अल्मोड़ा में। गणरत्न सम्मान दिया जाता है, तो गणरत्न सम्मान जो दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में ही यहाँ पर शुरू किया गया है गणरत्न सम्मान। अगला है विगत 30 वर्षों के अथक परिश्रम से कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगली ने तैयार किया था। तो इन्होंने जो मिश्रित खेती मॉडल शुरू किया है जगत सिंह जंगली द्वारा, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग के निवासी हैं ये, ठीक है। इनको सन 2006 में आर्यभट्ट सम्मान दिया गया है पर्यावरण के बचाने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने उत्तराखंड के हिमालय सहित संपूर्ण देश में और विश्व में भी मिश्रित वन खेती को अपनाया, मतलब इसका प्रचार प्रसार किया। अगला है आपका राज्य में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला वन्य जीव है। तो अत्यधिक जो पाया जाता है यहाँ पर वन्य जीव वो पाया जाता है चीतल, ठीक है, मतलब एक हिरन टाइप का होता है चीतल। राज्य में प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था आपका देहरादून में, ठीक है। राज्य में प्रथम वन्यजीव संरक्षण कहाँ केंद्र स्थापित है? देहरादून। सर हैली के नाम से राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में जाना जाता है कॉर्बेट नेशनल उद्यान। मैंने बताया था आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। जब 1936 में इसकी स्थापना होती है तो इसका नाम रखा जाता है हेली नेशनल पार्क, क्योंकि उस समय गवर्नर जो थे यूपी प्रांत के गवर्नर थे हेली, तो उनके नाम पे इसको रखा गया था हेली नेशनल पार्क। बाद में जब आज़ाद हुए हम तो उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया था, क्योंकि रामगंगा नदी यहाँ से बहती है, पश्चिमी रामगंगा नदी। उसके बाद 1957 में कॉर्बेट के स्मृति में, जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। सर्वाधिक पर्यटन जो है जिम नेशनल पार्क में ही आते हैं, अभी सर्वाधिक पर्यटन यहाँ पर देखने मिलते हैं। सर्वाधिक बाघ जो है, अभी जो गणना हुई थी मैंने बताया था आपको, सर्वाधिक बाघ जो है वो भी आपका कहाँ है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। अगला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये नैनीताल में और पौड़ी दोनों में स्थित है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा नैनीताल में आता है, कुछ पौड़ी में आता है, ठीक है। नैनीताल में जो ढिकाला है वो इसका प्रवेश द्वार माना जाता है। इस पार्क के मध्य में पातली दून है। कौन सा दून है? पातली दून। बहुत ही बार पूछा गया है पातली दून कहाँ स्थित है। पातली दून जो है आपका वो किस में स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें हमने बात करी थी कुछ प्रश्नों की। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा, उसमें वन्य जीव का सेकंड पार्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो बन जाती है इसलिए इसको 2 पार्टों में है, ठीक है। तो अगले जो इसमें फिर 60-70+ क्वेश्चन और हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, उससे भी हम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है वीडियो को। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।